बामसेफ जब ब्राह्मण तथा ब्राह्मणवाद पर करारे प्रहार करती है तो हमारे ही कुछ लोग यह कहते हुए नजर आते हैं कि आप कब तक ब्राह्मणों को गालियां देते रहोगे, यह गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। गालियां देने से परिवर्तन नहीं हो सकता है, दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है, ऐसा मानवतावादी उपदेश भी करते हैं। इतना ही नहीं, यह भी दलील दी जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि मैं ब्राह्मण के विरोध में नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के विरोध में हूँ। और आप लोग जब देखो तब ब्राह्मणवाद विरोध का ही राग अलापते रहते हो। और यह दलीलें खास करके हमारे समाज के बुद्धिजीवी तथा विद्वान साहित्यकार, जिनका ब्राह्मणों से निकट का संवाद और संपर्क होता है, वही देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण उनको कान मंत्र देते रहते हैं कि बाबा साहब ने यही कहा है कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ और तुम्हारे लोग हमें बेवजह कोसते रहते हैं। बाबा साहब को वो कोट करते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि हर बात का संदर्भ होता है। व्यक्ति हवा में नहीं बोलता, हवा में विचार नहीं करता, हवा में नहीं लिखता है। कोई परिस्थिति पैदा होती है और उस परिस्थिति के पार्श्वभूमि में ही व्यक्ति विचार करता है और बोलता है और लिखता है। उस परिस्थिति के संदर्भ के कारणों का यदि पता नहीं है तो अर्थ के अनर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए उपरोक्त कथन बाबा साहब ने कब, क्यों और किस परिस्थिति के कारण कहा, इसे जाने बगैर ही हमारे लोग वाक्य का इस्तेमाल सरेआम ब्राह्मणों के समर्थन में करते हैं। वास्तव में उपरोक्त कथन ऐसा है ही नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता वह कथन है जिसका आशय तथा भावार्थ एक जैसा ही है। यह कथन मराठी में है और इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, सुनिए आप। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, यह हम घोषित करना चाहते हैं। हमारा कटाक्ष ब्राह्मणवाद पर है। ब्राह्मण लोग हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद ग्रस्त हमारे लोग दुश्मन हैं, ऐसा हम मानते हैं। ब्राह्मणवाद की भावना से प्रेरित ब्राह्मण्य ग्रस्त गैर ब्राह्मण हमें दूर का लगता है और ब्राह्मण विरहित ब्राह्मण हमें नजदीक का लगता है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। कब कहा है, उस परिस्थितियों को हमें जानना बहुत जरूरी है। उक्त कथन बाबा साहब को जिस परिस्थिति के कारण कहना पड़ा, उसका संदर्भ जानना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं, ये घटना कब की है और बाबा साहब ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा। मान्यवर केशवराव जेधे तथा मान्यवर दिनकर राव जवलकर, जो उस जमाने के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज, इस संगठन के अग्रणी मराठी नेता थे और उनका बाबा साहब के महाड़ तालाब के सत्याग्रह में बड़े पैमाने पर सहयोग और सहभाग था। लेकिन इस सत्याग्रह में ब्राह्मणों को शामिल करने के लिए सख्त खिलाफ थे जेधे और जवलकर, और इसके लिए उन्होंने बाबा साहब को लिखित रूप से विरोध कर अपनी भावना व्यक्त की थी। और उसी का जवाब बाबा साहब देते हैं और वो लिखते हैं। बाबा साहब ने लिखा है कि मान्यवर जेधे और मान्यवर जवलकर, उन्होंने ऐसी शर्त रखी है कि इस सत्याग्रह की सफलता के लिए किसी भी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को सत्याग्रह में शामिल नहीं करना चाहिए। इस शर्त को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और उस शर्त के जवाब में बाबा साहब ने उक्त कथन मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत दिनांक 1 जुलाई 1927 का संपादकीय लेख, जो संपादक के नाते उन्होंने लिखा है, उसी में है। मान्यवर केशवराव जेधे और मान्यवर दिनकर राव जवलकर, इन्होंने 19 जून 1927 को बाबा साहब को जो पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उपरोक्त शर्त रखी थी, वह पत्र भी बाबा साहब ने उस अंक में छापा हुआ है। उपरोक्त संदर्भ में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बाबा साहब का वह कथन मान्यवर जेधे और मान्यवर जवलकर के उस शर्त का जवाब है। इस शर्त में उन दोनों ने बाबा साहब से आग्रह किया था कि इस सत्याग्रह में किसी भी ब्राह्मण को शामिल करना नहीं चाहिए। अब यह जानना जरूरी है कि बाबा साहब ने जेधे और जावलकर, इन मराठी नेताओं को इस तरह का जवाब क्यों और किस परिस्थिति के कारण दिया, है ना। तो आप समझिए, महाड़ तालाब के सत्याग्रह के पूर्व तैयारी के रूप में दिनांक 19
और 20 मार्च 1927 को 2 दिवसीय कोलाबा जिला महार परिषद बाबा साहब ने महाड़ शहर में आयोजित की थी। 19 मार्च और 20 मार्च 1927 को 2 दिवसीय परिषद के अंत में 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने अपने सहयोगियों के साथ लेकर उस तालाब को छूकर पानी प्राशन भी किया था। यह घटना सर्वविदित है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाबा साहब ने उस तालाब को छूने के कार्यक्रम की कोई पूर्व घोषणा नहीं की थी, क्योंकि यदि घोषणा करते तो पहले ही ब्राह्मण के द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काकर संपूर्ण तैयारी के साथ अछूतों की बेरहमी से पिटाई करने की योजना बना ली होती। और बाबा साहब ऐसा कोई मौका द्विजों को नहीं देना चाहते थे, और इसलिए ये बातें बाबा साहब ने अंत तक गुप्त रखी। लेकिन कोई घोषणा किए बगैर ऐन वक्त पर यह अचानक तालाब को छूने पर भी महाड़ के सछूतों ने बाबा साहब और उनके सहयोगियों पर अचानक जानलेवा हमला किया था, और उन हमलावरों में अधिकांश हमलावर गैर ब्राह्मण थे। इस हमले की बाबा साहब ने दिनांक 22 अप्रैल 1927 के बहिष्कृत भारत में अपने संपादकीय लेख में कड़े शब्दों में निंदा भी की थी। देहातों में गैर ब्राह्मण तथा मराठों द्वारा अछूतों की मारपीट यह आम बातें थी, और बाबा साहब इन वारदातों से अच्छी तरह वाकिफ थे। दिनांक 22 अगस्त 1927 के बहिष्कृत भारत पत्रिका में बाबा साहब ने देहातों में अछूतों पर होने वाले जुल्म इस शीर्षक के ऊपर में लिखा है उन्होंने कि 15 जुलाई 1927 को नील और पाड़ा इस गांव में एक उद्दंड मराठा ने अपने मुर्दार रौबदार तीज दिखाने के लिए निरपराधी गरीब महारों पर लाठी चलाई, और फिर उसके तुरंत बाद उसके 2 भाइयों ने महारों की लाठियों से जमकर पिटाई भी की थी। दूसरा भी और ध्यान देने योग्य बात है कि 25 दिसंबर 1927 के नियोजित महाड़ तालाब सत्याग्रह पर प्रतिबंध लाने के लिए महाड़ शहर के सछूत लोगों ने 12 दिसंबर 1927 को कोर्ट में केस दायर की थी, जिसमें 9 दावेदार थे, और उनमें 9 में से सिर्फ 3 ब्राह्मण और 13 गैर ब्राह्मण थे, जिनमें एक मराठा भी शामिल था। उपरोक्त सभी वारदातों से यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र के अछूतों पर अक्सर अत्याचार करने वाले अधिकांश गैर ब्राह्मण वर्ग के ही लोग होते थे, जिसमें मराठों की प्रमुख भूमिका रहती थी। कमोबेश यही हालत आज भी भारत के अधिकतर जगह पर हम देखते हैं। मराठों द्वारा अछूतों के उत्पीड़न का यह अनुभव बाबा साहब के पास था। ऐसी स्थिति में जब सत्यशोधक समाज के मराठी नेता मान्यवर जेधे और जवलकर बाबा साहब को नसीहत देते हैं कि तालाब के सत्याग्रह में ब्राह्मणों को शामिल नहीं करना चाहिए, तब बाबा साहब का यह जवाब बिल्कुल लाजमी है कि मुझे सत्याग्रह में ब्राह्मणों को शामिल न करने की नसीहत देने के बजाय आप अपने जाट भाई मराठों को क्यों नहीं समझाते कि अछूतों पर अत्याचार करने के लिए वे ब्राह्मणों का साथ नहीं दे। यानी बाबा साहब जेधे और जवलकर को यही कहना चाहते थे कि ऊंच नीच का भेदभाव दफनाने में जब ब्राह्मण मेरा साथ सत्याग्रह में दे रहे हैं तो आप उन्हें विरोधी कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अपने मराठ जात भाई किसी भेदभाव के कारण अछूतों की जब बेरहमी से पिटाई करते हैं तो आप लोग चुपचाप देखते रहते हो। इस आशय का अनुरोध बाबा साहब ने मराठा नेताओं को तालाब सत्याग्रह के ठीक 2 दिन पहले दिनांक 23 दिसंबर 1927 को बहिष्कृत भारत पत्रिका में लिखित रूप से किया है, और वो जो लिखित रूप से किया है उसका हूबहू मैं आपके सामने सुना रहा हूं। महाड़ में जो कुछ भी जनमत और अछूतों के विरोध में उसे कम तथा अछूतों के अनुकूल करने का परम कर्तव्य अस्पृश्य लोगों के नेताओं ने करनी चाहिए। यह कर्तव्य ब्राह्मण वर्ग के नेता कम ज्यादा प्रमाण में निभा रहे हैं, ऐसा नजर आता है, लेकिन गैर ब्राह्मण नेताओं ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। देहातों के मराठी और दूसरे गैर ब्राह्मण लोग अछूतों के सत्याग्रह का जबरदस्त विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें सुनने को मिल रही है। ऐसे समय जिम्मेदार गैर ब्राह्मण नेताओं ने कुलाबा जिले में जाकर अपने जाट भाइयों को समझाना जरूरी है। इन सभी कारणों और प्राप्त परिस्थिति में जेधे और जवलकर इन मराठों के उस शर्त को दिया हुआ बाबा साहब का जवाब कि हम
ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है, हमारा कटाक्ष ब्राह्मणवाद पर है। ब्राह्मणवाद के भावना से प्रेरित ब्राह्मण ग्रस्त गैर ब्राह्मण हमें दूर का लगता है और ब्राह्मण हमें नज़दीक का लगता है। अब आप सोचिए, बाबा साहब ने सत्याग्रह के बाद कभी भी ब्राह्मणों का साथ नहीं लिया। इसका मतलब बाबा साहब का ब्राह्मणों का साथ लेना एक रणनीति का हिस्सा था। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा है कि हम ब्राह्मण के विरोध में नहीं हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में हैं, तो उनको बाबा साहब के इस कथन के जो परिस्थिति है, जो केंद्र है, जो सोच है, वो उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के खिलाफ लिखा है, लेकिन बाबा साहब को हमारे लोग कम पढ़ते हैं, दुश्मन ज़्यादा पढ़ते हैं। और जो लोग ब्राह्मण के निकट हैं, ब्राह्मण उनको ये समझाते रहते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मणों का विरोध कभी नहीं किए। इसके बाद का जो एपिसोड है हम आपको बताएंगे इसके बाद की घटना। जिस दिन मनुस्मृति जलाई गई उस दिन बाबा साहब ने ब्राह्मणों का साथ मनुस्मृति जलाने में कैसे लिया, क्यों लिया। इस घटना के बाद बाबा साहब के आंदोलन में कभी भी ब्राह्मण शामिल नहीं हुए। बाबा साहब का हर आंदोलन, हर सत्याग्रह एक रणनीति का हिस्सा होता था। उनके वे लिखी हुई बातों की पूरी परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनके रणनीति को समझ सकेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग का यह दायित्व है कि वो कोई भी बात हवा में न करे, हर बात जिम्मेदारी से करे। दोस्त और दुश्मन की पहचान बाबा साहब ने हमेशा अपने आंदोलन में रखा है, फुले साहब ने भी रखा है। हमारे हर बहुजन महापुरुषों ने यही समझाया कि दोस्त और दुश्मन एक साथ किसी उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब के आंदोलन को समझना है, उनके कथनों को समझना है, तो उनके जो भी घटनाएं घटी है उसके आगे की और पीछे की जो बातें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और कुछ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप बाबा साहब के जो भावना है वो आप समझ सकेंगे। हम लगातार बाबा साहब के उन घटनाओं पर इस तरह का एपिसोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इस तरह का एपिसोड अच्छा लगता हो, हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो, तो इस कार्यक्रम को आप अपने दोस्तों, संगठन के साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय संविधान, जय भारत।